हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लिबरल ह्यूमनिज़्म को एज ए थ्योरी डिस्कस करेंगे। लिबरल ह्यूमनिज़्म के वर्ड से पता चलता है कि इंसानियत को आज़ादी देना चाहिए। वो बोलने की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो, या लिखने की आज़ादी हो, या वैसे आज़ादी हो। लिबरल ह्यूमनिज़्म पर वैसे तो मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट्स ओवरव्यू दिया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको लिबरल ह्यूमनिज़्म का आइडिया हो जाए कि वो है क्या। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आज हम एज ए थ्योरी डिस्कस करेंगे, यानी कि इसकी हिस्ट्री को, कौन से ईरा में ये आया, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन से फिलोसफर्स या राइटर्स ने इसको प्रमोट किया। तो सबसे पहले लिबरल ह्यूमनिज़्म, इसका क्या मतलब है? टू लिबरेट ह्यूमन्स इन रेलिवेंट थिंग्स। ये एक मूवमेंट थी, एक मॉडर्न तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट को अप्रोच करने की। मतलब कि लिबरल ह्यूमनिज़्म ने फोकस किया लिटरेचर पर, क्योंकि पहले ज़माने में लिटरेचर को बुरा समझा जाता था और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग लिटरेचर चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया देता था। क्योंकि कुछ चीज़ें तो होती ही फिक्स हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसके आइडियाज़ को भी समझें, उसके नज़रिए से भी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो लिटरेचर इस चीज़ में हेल्प आउट करता है, ये रीडर में इस चीज़ को कनेक्ट करता है कि वो फिक्स और ना होने वाली फ़िक्स चीज़ों को समझें। तो लिबरल ह्यूमनिज़्म जो मूवमेंट थी, ये बेसिकली इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट देती है कि बंदे को इम्पोर्टेंस दी जाए। हर बंदे की थॉट्स, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अपर क्लास के पास पावर है, उनकी वेल्थ की, तो वो ठीक है, और लोअर क्लास के पास पावर नहीं है तो उनके आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ अपनी नहीं चलानी चाहिए, दूसरे की भी सुननी चाहिए। हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हो, या हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो भी वही कह रहा हो, बस दोनों का समझने का तरीका डिफरेंट हो। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन अदर इज़ रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम अदर साइड। तो इस चीज़ को ऐड करें ज़िंदगी में, सिर्फ पढ़ के पास नहीं होना, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सीखें और फ़ायदा उठाएं। ये सोचें कि पढ़ किस लिए रहे हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसकी हिस्ट्री देखें अगर हम, तो फिलिप और एरिस्टोटल ने इसका स्टार्ट किया। इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर ऐसे आइडियाज़ दिए कि इंसान सोचे अपने बारे में, लिबरल होने के बारे में सोचे। जैसे वर्क था फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी ऑफ पोइट्री, और एरिस्टोटल ने फ़िलासफ़ी को पढ़ा, पोइटिक्स में आइडियाज़ दिए, डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी किया। सोक्रेटिस की फिर लाइन यूज़ की इसने कि हु एम आई। ऐसे आइडियाज़ दिए कि रीडर सोचने पर मजबूर हो जाता था। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में हायर स्टडी थी, चर्च का कंट्रोल था। 2 यूनिवर्सिटीज़ थीं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। दोनों यूनिवर्सिटीज़ मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस के अंडर थी, मतलब कि चर्च कंट्रोल कर रहा था। जैसे रूल्स बने हुए थे सख्त किस्म के, रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे लड़के सिर्फ अटेंड कर सकते हैं क्लासेस, और जो टीचर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो अनमैरिड हों। अनमैरिड क्यों हो? ताकि वो वहाँ पर रह सकें। और फिर सब्जेक्ट्स ऐसे कौन से पढ़ाए जाते थे? क्लासिक्स, डिविनिटी, मैथमेटिक्स। बस एकेडमिक इंग्लिश का स्टार्ट कब से हुआ? फर्स्ट क्वार्टर बनता है तकरीबन 19th सेंचुरी का, यानी कि 1826 में पढ़ा गया इस सब्जेक्ट को। इस टाइम में क्या था ये जानना ज़रूरी है। चर्च मोनोपोली थी सबसे पहले, मतलब चर्च का कंट्रोल था ऑल दैट टाइम, और रिस्ट्रिक्शंस थी। जबकि लिटरेचर की वाइड रेंज थी, वो सोशल पर्सपेक्टिव दिखाता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिटरेचर पढ़ाया गया बाकी जगह पर 1826 में, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये दोनों चर्च के अंडर थी, तो इधर लेट पढ़ाया गया, और इन लोगों ने डिग्री भी लेट देना शुरू की लिटरेचर की। जैसे ऑक्सफोर्ड में 1894 में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, और कैम्ब्रिज में 1911 में ये सब स्टार्ट हुआ। इस वक्त ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ डिवाइडेड थी, आगे फिर फर्दर ब्रांचेस थी। चर्च के कंट्रोल की वजह से कुछ मजहबी चीज़ें स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करनी पड़ती थी, जैसे मैन कैन अटेंड, फीमेल नॉट अलाउड। हाई स्टेटस वाले पढ़ सकते थे और लोअर वाले नहीं पढ़ सकते थे। और क्रिश्चियनिटी में मिनिस्टर्स होते थे जो अनमैरिड होते थे, वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उनके रहनुमा होते थे। उसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई। तो इस सारे सिस्टम का ब्रेकडाउन कब हुआ? 1826 में, जब एक यूनिवर्सिटी का चार्टर बना तो मेल और फीमेल दोनों को राइट मिला। लोगों ने लिबरल होना शुरू कर दिया। 1828 में इंग्लिश आई और 1829 में फर्स्ट अप्रूव हुई। लिटरेचर को लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जा रहा था। किंग्स कॉलेज जो था लंदन में, जिसका नाम बाद में लंदन यूनिवर्सिटी रखा गया, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ 1831 में।
और अगर वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का स्टार्ट एज ए लिटरेचर एफ.डी. मॉरिस ने किया, जो 1840 में प्रोफेसर अपॉइंटेड हुआ। इन्होंने मिडिल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को शो करवाया, कुछ बुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उस वक्त अपर क्लास को बस आज़ादी थी पढ़ने की, तो वो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लिटरेचर को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। फिर एक बात सामने आई कि सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हर जगह चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल स्टेटस के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। इसमें इंग्लिश लर्निंग जो है आपकी हेल्प करेगी। तो लोगों ने रिलीजन को पीछे कर दिया और इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी कि हम भी एलिट क्लास में शामिल हो सकेंगे। यानी कि अपर क्लास की बहुत वैल्यू थी, लोअर क्लास के पास कुछ भी नहीं था आगे बढ़ने के लिए। तो इंग्लिश लिटरेचर को सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया गया और ये सब के लिए था, सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकते थे, सब लोग उससे कुछ ना कुछ सीख सकते थे। मोरालिटी सीखी लोगों ने इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फिर क्या हुआ, फिर डिफरेंट लोग आए, अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसमें उन्होंने। एडवर्ड ने कहा कि लिटरेचर कल्टीवेट द टेस्ट। इसने ऑब्जेक्ट किया कि इंसान को लिबरल होना चाहिए। ये कहता था लिटरेचर को ऐसा पढ़ाया जाता है कि इसमें सिंपैथी है। वो कहता है कि लिटरेचर कल्टीवेट है, प्रैक्टिकली होना चाहिए, यानी कि लिटरेचर टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। वो खिलाफ था इस चीज़ के। वो कहता है इंग्लिश जो है सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, ये साइंटिफिक स्टडी है, हमने इसे सेपरेट नहीं पढ़ना। यानी कि इन शॉर्ट वो कहता है कि लिटरेचर को लैंग्वेज से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिर डिसाइड हुआ कि इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए, नहीं तो ये एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद आइए रिचर्ड, ये फाउंडर था। इसने क्या बताया, मेथड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश। इसकी बुक 1929 में आई, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें इसने ये सब कुछ बताया। उसके बाद अगला पायोनियर विलियम एप्सन था, जो रिचर्ड का स्टूडेंट था। इसका वर्क क्या था, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, 1930 में आया ये। इसने बताया क्लोज वर्बल एनालिसिस को। इसके बाद टी.एस. इलियट आया, जिसको कहा गया लेमन स्क्वीज़र स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। फिर एफ.आर. लिविस आया, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर था 20th सेंचुरी ब्रिटिश क्रिटिसिज्म का। इसने जर्नलिज्म और लिटरेचर पर काम किया और इसकी अप्रोच लिटरेचर की तरफ मॉरल थी। इसका पर्पस क्या था, टू टीच अस अबाउट लाइफ, टू ट्रांसमिट ह्यूमन वैल्यूज़। जो आई.ए. रिचर्ड था, ये पहला बंदा ऐसा था जिसने ट्रेडिशनल वे को छोड़कर डिफरेंट तरीके से लिटरेचर को पढ़ा, और अब वही चीज़ बढ़ती बढ़ती आज हमारे पास मौजूद है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट दिया इसने। जो चीज़ इसने इंट्रोड्यूस करवाई उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का नाम दिया इसने। ये बुक थी इसकी। इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, क्लोज स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड आइसोलेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि कॉन्टेक्स्ट को अलग करके पढ़ा गया हिस्ट्री से, सो स्टूडेंट कैन लर्न द टेक्निक्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसका मेन पर्पस क्या था, टू एनालाइज द वर्ड्स ऑन पेज, यानी कि सोशल पर्सपेक्टिव को साइड पर लगाकर पढ़ा जाए, खुद से समझा जाए चीज़ों को कि क्या बात हुई है। कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए चीज़ों के अंदर, अपनी तरफ से इलेबोरेट करें चीज़ों को, नहीं तो 100% चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको। ये बोला इसने। इसने फिर चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करे, खुद प्रिसाइज स्टडी करे, खुद क्लोज एनालिसिस करे। आप खुद देखें, जो क्रिटिक होते हैं वो क्यों करते हैं क्रिटिसाइज़, उनका क्या पर्पज़ है क्रिटिसाइज़ करने का, ताकि एक जगह ज़िंदगी रुक ना जाए, जाम ना हो जाए चीज़ें। अगर कोई किसी पर बात नहीं करेगा तो लोग खुद में चेंज कैसे लाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। इससे आपका जॉनरा जो है वो ज़िंदा रहता है। राइटर पहले से इम्प्रूव करके लिखेगा, अच्छा लिखेगा, पहले से दूसरों के लिए एज एन एग्जाम्पल यूज़ होगा। इससे चीज़ें जाम नहीं होंगी। और लिटरेचर क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इसके बाद एफ.आर. लिविस है। हाईली डिस्टर्बिंग बुक थी इसकी। जैसे मैथ होती है ना, जैसे इंटेलेक्चुअली किसी ने काम किया होता है लिटरेचर पर, वो ये है, और हर कोई इसको पसंद नहीं करता था। अब ये एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझा रही हूँ, चीज़ों को कनेक्ट करके डिटेल में, तो गौर से सुने और पॉइंट्स को नोट करते जाएं। ठीक है। इसके बाद टी.एस. इलियट था, जो कि लेमन स्क्वीज़र था। ब्रिटिश क्रिटिसिज्म में ये बंदा लास्ट था। इसकी 1929 में शादी हुई क्यू.डी. लिविस से। डॉक्टर थीसिस लिखा इसने, और वहाँ से इसने लिटरेचर और जर्नलिज्म का रिलेशन बना दिया। इसने 1932 में एक और चीज़ बताई, क्लोज रीडिंग मेथड बियॉन्ड पोइट्री टू नॉवल। सिर्फ पोइट्री की हद तक काम नहीं रहा, काम आगे बढ़ने लग गया, पोइट्री से हटकर और भी चीज़ें पर अप्लाई होने लग गया। तो ये लिबरल ह्यूमनिज़्म की मूवमेंट जो थी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही थी। जो एफ.आर. लिविस था,
इसके काम में एक मसला था, ये लंबी लंबी कोटेशन डालता था और कमेंट कम करता था। तो इसके काम में फॉल्ट निकाला गया कि कमेंट थोड़ा करता है और कोटेशंस लंबी देता है। और अजम्पशंस क्या थी कि रीडर वो देखता था जो लेविस देखता था। वो जब कोट्स डालता था उसका मतलब आपने अपने अल्फाज में लिख दिया और कमेंट किया नहीं है, यानी कि पैराफ्रेजिंग टाइप काम करता था ये, लेकिन कमेंट नहीं देता था, कम देता था। इसकी अप्रोच ज़्यादातर मॉरल्स पर बात करना थी। पोइट्री इसकी ऐसी कि एम्बिग्यूटी नहीं थी। उसके अलावा टर्म्स प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं होती थी, ज़्यादा मॉरल्स पर बात करता था ये। जब ये सब सामने आया तो लिटरेचर को सेपरेट वैल्यूज़ देने लग गए, इस सब की नज़र से भी देखने लग गए लोग। फिर 1960s में थीरीज सामने आई और इंडिपेंडेंटली सब ने काम शुरू कर दिया। अब हमने एरिस्टोटल से लेकर लेविस तक जितनी डिस्कशन की है, इसकी की मूवमेंट्स क्या आई सामने कि क्लियरली कोई चीज़ नहीं थी। लिबरल ह्यूमनिज़्म के बाद आया सब कुछ सामने, लोग लिबरल हुए, गौर फिक्र शुरू किया, इन लोगों ने चीज़ों को वाज़ा करके देखना शुरू कर दिया। मौजूदा काम शुरू हो गया तो रेफरेंस के ज़रिए शुरू हो गया। 1970s में डायरेक्टली कनेक्शन हुआ इस वर्क का। फिर हिस्ट्री से पता चला कि काम ये वाला जो था ये लैटिन और ग्रीक से स्टार्ट हुआ। किसके वर्क से? एरिस्टोटल की पोएटिक्स से स्टार्ट हुआ। इसने ट्रेजेडी की डेफिनेशंस दी, कैरेक्टर के बारे में बताया। और एरिस्टोटल जो था ये फर्स्ट क्रिटिक था। इसने ऐसी चीज़ें, ऐसे आइडियाज़ दिए रीडर को कि वो ख़ुद अपनी थॉट्स के अंदर लिबरल होना शुरू हो गया। लिबरल ह्यूमनिज़्म का फोकस था कि रियल सेंटर्ड हो चीज़ें, और एरिस्टोटल भी यही कहता था। 18th सेंचुरी में एक बंदा था सैमुअल जॉनसन, जिसने सबसे अलग काम किया। बाकी सब ने ओवरऑल बात की, इसने एक बंदे की बात की। इसका वर्क था प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसने अलग ट्रेडिशन सेट किया। इसने बात की डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर ह्यूमनिज़्म, के लोगों को आप लिबर्टी दें कि वो बाइबल पर डिस्कशन कर सकें। बाइबल पर पहले कोई कमेंट नहीं कर सकता था। बाद में जॉनसन के काम के बाद ये आज़ादी मिली। इन सब के बाद रोमांटिक्स आए, जिनमें वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, कीट्स, पी.बी. शेले ये लोग थे। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पर बात हुई। बैलेड्स एक किस्म की पोइट्री है। रोमांटिक्स के बाद विक्टोरियंस आए, मैथ्यू आर्नल्ड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज इलियट, ये लोग। तो ऐसे मूवमेंट चलती गई और काम बढ़ता गया। इनके वर्क्स को देखकर टेनेंट्स इकट्ठे किए गए। कुछ लिटरेचर को क्योंकि बुरा समझा जाता था, हमने पढ़ा, तो उन्होंने ये आइडियाज़ इकट्ठे किए अपनी स्टडी के बाद कि हम क्या सीखते हैं लिटरेचर से। सबसे पहले ये लिमिटेड नहीं है। बेन जॉनसन कहता है लिटरेचर एक एज के लिए नहीं, बट इट इज़ फॉर ऑल टाइम। अच्छा लिटरेचर वो है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, जो हर एज के लिए हो। फिर जिस बुक को आप स्टडी कर रहे हैं या किसी टेक्स्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को या उस बुक को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स से ना जोड़ें, उनको इस कॉन्टेक्स्ट में ना रखा जाए, बल्कि उसका अलग से अपना टेक्स्ट है, उसको उसके थ्रू समझें। एक ये पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या था कि आपने अगर अंडरस्टैंड करना है तो ख़ुद से आइडिया ना बनाया जाए, बल्कि ख़ुद से क्लोज एनालिसिस किया जाए। अगर एक बंदे ने कहा कि इसमें तो फ़लाँ चीज़ है, तो वो मान ना ली जाए, ख़ुद से पढ़ के एनालाइज करें, यानी कि क्लोज एनालिसिस करें, ख़ुद से करें कि आपके ओपिनियन में क्या बात है। फिर बात हुई कि चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, जैसे इमोशंस और पैशंस। सेम लिटरेचर भी यही है, चेंज होता रहता है। आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी होती है, आपकी अपनी इनफरादियत होती है। हमारी इंडिविजुअलिटी ऐसे चेंज ना हो जैसे कैरेक्टर की सोच चेंज होती है। पर्पज़ ऑफ लिटरेचर क्या है? टू इन्हांस लाइव्स, टू प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज़। इसके बाद सिंसियरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज में दिखनी भी चाहिए। किसी रवायत के तौर पर यूज़ ना की जाए, किसी के आइडियाज़ को चोरी ना करें, बल्कि सिंसियर होकर लिखें अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग। साइलेंस होनी चाहिए, एक्सप्लेन होती हैं चीज़ें इससे। फिर ठीक है, यहाँ मैंने इनको अलग से मेंशन भी किया है 10 टेनेंट्स को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आज हम लोगों का लेक्चर था। उम्मीद है लेक्चर की समझ आई होगी। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सारा हिस्ट्री से लेकर विक्टोरियंस तक बताया आपको। अगर कन्फ्यूजन हो तो शॉर्ट ओवरव्यू एक दफ़ा सुन लीजिएगा, फिर समझें दोबारा से, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो याद कर लें और उनको नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।